बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद तुफैल और हाजिर हूं अपने आज के लाइव सेशन में अपने बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान के साथ, जिनका ताल्लुक कराची से। आज हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और खासकर ये जानेंगे कि इनको मार्केटिंग वाला ही क्यों कहा जाता है, फिर अपने नाम के साथ मार्केटिंग वाला क्यों लगा है। तो इनके हवाले से इनसे जानेंगे और कोशिश करेंगे मार्केटिंग के हवाले से भी इनसे नॉलेज ले सके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते अपने गेस्ट के पास, और उनके पास जाने से पहले मैं बताऊं कि दिस लाइव इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड इज द पार्ट ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तान। तो चलते अपने गेस्ट के पास और उनके बारे में हमसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इंटरव्यू के लिए चूज़ किया और टाइम दिया और इंटरव्यू कर रहे हैं। और बिल्कुल ज़रूर मैं अपनी जो भी सवाल आपके होंगे अपनी लाइफ के हवाले से मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, और जो मैं नॉलेज दे सकता हूँ वो मैं ज़रूर दूंगा लोगों को। जी बिल्कुल सर। सर मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। हमारे लिए गर्व की बात है कि आज आपने हमें ज्वाइन किया और हमें टाइम दिया। सर सर जी सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जो हमारे देखने वाले हैं आप उनको अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवाएं ताकि वो भी आपके बारे में जान सकें। जी, मेरा नाम जैसा कि आपने तारुफ में कहा कि मार्केटिंग वाला, तो बेसिकली तो मेरा नाम मंसूर अहमद है। और ये मार्केटिंग वाला जो है वो मैंने रेहान अल्लाह वाला साहब की एक वीडियो देख के तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। तो मैंने अपना ये एक ज़ाती शनाख्त जो है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन जो है वो मार्केटिंग है, तो इसलिए मैंने ज़ाती शनाख्त के लिए जो है वो मार्केटिंग वाला रखा। तो अब अगर दुनिया भर में कहीं पे भी गूगल कोई सर्च करता है तो उसको मेरा ही प्रोफाइल मिलेगा। तो ये बहुत एक अच्छी आइडेंटिफिकेशन वाली बात हो गई है। अच्छा, तारुफ मेरा ये है कि वैसे मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो मेरी टेक्निकल है। मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ और मैंने 93 में जो है 1 साल से टेक्निकल जॉब की। उसके बाद मैं मार्केटिंग और रिसर्च में आ गया और उसके बाद से लेकर आज तक मैं मार्केटिंग में हूँ। कुछ शुरू में कुछ ऐसा जॉब की, उसके बाद अपने बिजनेस वगैरह किए मुख्तलिफ कंपनियों से, उनके डिटेल के मार्केटिंग के कॉन्ट्रैक्ट लेना, जिसमें मुख्तलिफ कैंपेन्स होती हैं, स्कूल की होती है, अपार्टमेंट की होती है, कियोस्क की होती है, शॉप कन्वर्टर की होती है, और ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें। ये बहुत बड़ी यानी बहुत वास्ट फील्ड है। तो उसके तकरीबन तमाम जितने भी उसकी शाखें हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो मैं करता रहता भी हूँ और किए भी हैं और करने भी हैं इंशाल्लाह। जी जबरदस्त। अच्छा सर, ये बताइए कि सर आपने करियर का आगाज किस जॉब से किया? उस वक्त आपको कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? बिल्कुल। मैंने बहुत ही इनिशियल लेवल से जो है वो स्टार्ट किया था, और काम मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने जॉब से स्टार्ट किया था। तो उस वक़्त तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो मुश्किलात जॉब की होती हैं वो तो तकरीबन तमाम फ़ील्ड में आती हैं। सीखना पड़ता है, बॉसेस को जवाबदेह होना पड़ता है और बहुत सारे मसले-मसाइल। तो जब अपने काम में शिफ्ट हुआ तो उस वक़्त यूँ समझिए कि थोड़ी बहुत दुश्वारी हुई, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना गेन कर लिया था कि मुख्तलिफ़ कंपनियों में जाना और जाके अपने काम के बारे में बताना, अपनी सलाहियत के बारे में बताना, तो उसमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। सिर्फ़ माइंडसेट चेंज करने की बात होती है। अगर आपने माइंडसेट चेंज कर लिया कि अब आप किसी की नहीं, आप अपने बॉस खुद बनेंगे, तो फिर बहुत आसानी हो जाती है आपको। जी तो सर। बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त। अच्छा सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे आपसे इस हवाले से है कि सर फिर आपने उसके बाद मार्केटिंग के नहीं, आपका सवाल जो है वो मिस हो गया, आवाज़ बीच में से कट गई थी। दोबारा पूछिएगा प्लीज़। अच्छा सर, क्वेश्चन जी जी सर, क्वेश्चन मेरा ये था कि सर उसके बाद आप मार्केटिंग की तरफ क्यों आना चाहा?
मार्केटिंग की तरफ क्यों आना चाहा? बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा जो प्रोफेशनल करियर का जो आगाज़ था वो तो था टेक्निकल था, लेकिन मुझे मेरी दिलचस्पी नहीं बन पाई उसमें। और जब मैं मार्केटिंग रिसर्च का एक इदारा है उसको जब मैंने ज्वाइन किया तो फिर उसमें बेसिक जो काम था वो मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ लोग, नई नई चीज़ों से, नई जगहों से, नए लोगों से तारुफ होना, तो उसमें मेरी दिलचस्पी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस वजह से मैं मार्केटिंग की तरफ जो है ना, तो मेरा ज़्यादा रुझान रहा। जी। जी, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये तो आपने अपने बारे में बताया कि आप किस तरीके से अपने करियर का आगाज़ किया था, उसके बाद मार्केटिंग में आए। वैसे कि आप छोटी-सी मार्केटिंग बहुत ही बड़ा है। आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आपका आधा सवाल जो है वो आवाज़ ही नहीं आई मुझे। सर आप काइंडली ऐसे करें, आप दोबारा ज्वाइन कर फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं डिस्कनेक्ट करूँ? जी, जी, आप दोबारा ज्वाइन कर लें, डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लें। अच्छा, अच्छा, नहीं मैं दोबारा नहीं। अब सर क्लियर है आवाज़? अब बेहतर है और बेहतर ही रहनी चाहिए। जी, बिल्कुल। ओके सर, जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि सर आपने अपने बारे में जी। तो बताया कि आप किस तरीके से आप करियर का आगाज़ किया, उसके बाद मार्केटिंग में आ गए। सर ये बताइए मार्केटिंग का मकसद क्या होता है? मार्केटिंग क्या है वैसे? नहीं, नेट में मुझे लगता है कि थोड़ी-सी गड़बड़ है, वो आवाज़ बिल्कुल रुक-रुक के आ रही है आपकी, तो वो सवाल बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। सर आई थिंक इंटरनेट का इश्यू हो सकता है। जी, मेरा ख़्याल है कि इंटरनेट का इश्यू हो सकता है। सर क्योंकि सर आपकी तरफ से ज़्यादा शोर मुझे आ रहा है, मुझे तो सर ऐसा नहीं लग रहा। जी, जी। सर अभी आपको क्वेश्चन क्लियर आ रही है? ओके सर, जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था, सर आपने अपने बारे में तो बताया कि किस तरीके से आपने अपने करियर का आगाज़ किया, उसके बाद आप मार्केटिंग की तरफ आ गए। और सर एक छोटी-सी डेफिनेशन की हम बात करें मार्केटिंग के बारे में, तो मार्केटिंग होती क्या? मार्केटिंग का मकसद क्या होता है? कि ये अब आवाज़ सही आई और समझ में आया। अच्छा, बेसिकली मैं इसके बारे में मैं अपने चैनल में भी कुछ वीडियोस डाल चुका हूँ और ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो एक मार्केटिंग का जो जनरल कॉन्सेप्ट है ना, तो लोग ये समझते हैं कि शायद सेल्स और मार्केटिंग किसी एक चीज़ के दो नाम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सेल्स जो है वो बेसिकली दुनिया भर की जितनी प्रोडक्ट्स बनती हैं उनको लोगों को बताना और उनको जाके उनकी जगह पे किसी दुकान पे, किसी स्टोर पे, किसी शोरूम पे, मतलब मुख्तलिफ जगह पे जाके एक सेल्समैन का काम है या लोगों को डायरेक्ट बताना। ये एक बेसिकली सेल्स का काम है। लेकिन जो मार्केटिंग का शोबा जो है उसका काम ये है कि जब अभी प्रोडक्ट यानी ठोस हालत में नहीं है तो उसको तख्लीक करने से पहले उसकी मार्केट एक रिसर्च करना कि क्या लोगों को उसकी ज़रूरत है या नहीं है। उसके बाद उसकी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना कि लोगों को अगर ज़रूरत है तो किस प्राइस रेंज में ये होनी चाहिए,
किस प्राइस रेंज में इसकी ज़्यादा बेनिफिट है, ए क्लास के लिए होनी चाहिए, बी के लिए होनी चाहिए, सी के लिए, डी के लिए होनी चाहिए, फिर उसकी डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए। ये तो हो गया ना पहला स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि आपने उसको एक ठोस हालत में लेके आ गए, आपने उसको बना लिया और अब ले आए। लाने के बाद जो है वो आपने उसका प्लान सेल्स वालों को दिया कि आपने इसको किस तरीके से लोगों को बताना है, क्या टीवी के जरिए, क्या केबल के जरिए, क्या अखबार के जरिए, क्या होर्डिंग के जरिए, क्या डायरेक्ट कैंपेन के जरिए। उसके बाद जब वो यानी सेल हो गई, अब वो प्लान दिया आपने और उस प्लान के तहत जो है वो अब प्रोडक्ट सेल हो गई। तो जब कंज्यूमर के पास चली गई तो कंज्यूमर ने जब उसको इस्तेमाल किया तो आया, अब वो उसको इस्तेमाल करने के बाद सेटिस्फाइड है या वो सेटिस्फाइड नहीं है, या अगर कोई उसमें प्रॉब्लम है तो फिर जो कस्टमर सर्विस है कि आपका कंज्यूमर जो है अब वो सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको सेटिस्फाई करना है, तो फिर वो कंज्यूमर जो कस्टमर सर्विस है वो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो यानी मार्केटिंग का काम ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेके उसको बेचने के बाद तक जो है वो मार्केटिंग का एक प्लान होता है ऑलरेडी। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि प्लान आपने बना लिया है लेकिन जरूरत पड़ी तो आपने उस प्लान से नहीं हटते, नहीं, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट की वजह से प्लान से चेंजेस भी करनी पड़ती है, इम्प्रूवमेंट भी करना पड़ता है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये एक ओवरव्यू आपको मैंने दिया कि मार्केटिंग का क्या काम है और सेल्स का क्या। जी जी सर, बहुत जबरदस्त। अच्छा सर, अगर हम छोटी बिजनेस की बात करें तो स्टार्टिंग में, अगर हम छोटी बिजनेसेस की बात करें, अगर उनको मार्केटिंग के बारे में बताया जाए तो स्टार्टिंग में उनके माइंड में ये थी कि हमारा इसमें नुकसान हो रहा है, यानी हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं। बट सर, अगर आप बताएं इस बारे में, अगर स्टार्टिंग में आपके पैसे खर्च हो रहे हैं तो बाद में आपको कितना फायदा होता है इससे? जी तो खैर ये बात बिल्कुल सही है। देखें, बात ये है कि जब तक हम कोई अच्छा प्लान नहीं बनाएंगे ना, उस वक़्त तक हम अपनी प्रोडक्ट बनाने के बाद उसका फल नहीं ले सकते। अगर आपने ये प्लान बनाया है कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाई और अब ऐसा कोई जादू हो जाएगा कि मैं जाऊँगा, दुकानदार जो है वो जाके कहेगा, अरे भाई मैं तो इसी प्रोडक्ट का इंतज़ार कर रहा था, लाएँ, दें, मैं रखूँ, और लोग धड़ाधड़ लेना शुरू कर देंगे। तो ये एक गलतफ़हमी की बुनियाद है, ये अच्छी प्लानिंग नहीं है। अच्छी प्लानिंग का मतलब ये है कि आपने जब प्रोडक्ट के बारे में सोचा कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊँ, तो उस वक़्त आपको ये पता होना चाहिए कि उस तरह की मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स मार्केट में कितनी हैं, मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है या हाउस होल्ड जिसको कहते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या उसमें कोई गैप है, क्या आप उसको फिल कर सकते हैं, किस प्राइस रेंज वाली प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनकी क्या कैटेगरी में कितनी सेल है, उसकी किस प्राइस वाले की कितनी सेल है। तो ये सारी जब आपने प्लानिंग की हुई होगी, तो जब आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटिंग के एक्सपेंस करेंगे तो फिर वो आपको ये नहीं लगेगा कि अरे मेरा तो खर्चा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। अभी कल भी मेरी एक जगह पे मीटिंग थी, उन्होंने बहुत ही शानदार जो है वो शुगर के मरीजों के लिए एक समझ ले कि एक आटा जो है उन्होंने उसको आटा नाम रखा हुआ है, वो रखा हुआ है, और 3 kg का जो उनका बैग है वो 900 रुपीज़ का है। तो मैंने उनको मशवरा दिया, मैंने कहा देखें, वो मुझे बता रहे थे इसमें ये है, ये तो मिलता ही फलानी जगह पे, ये तो मिलता ही नहीं है, ऐसा है वैसा। मैंने कहा बात ये है कि ये आपको और मुझे तो ये पता है कि इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपने कैसे जमा किए, लेकिन बात ये है कि लोगों को भी तो ये बताना है। जब लोगों को नहीं बताएंगे तो उनको पता कैसे चलेगा। वो एक बड़ा मशहूर मुहावरा है उर्दू का, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप अपनी हीरे जैसी भी प्रोडक्ट बना लें, लेकिन आप लोगों को बता नहीं पाएंगे तो आप सेल भी नहीं कर सकते। तो उनको मैंने मशवरा दिया कि पहला तो ये होना चाहिए कि आपके जो SKU हैं, यानी जो उसके साइजेस हैं, तो 3 kg आपने रख के डायरेक्ट जो है वो एक कंज्यूमर को आपने ये कह दिया कि नहीं भाई, आप एक एक ही दफ़ा में 1000 रुपये खर्च करेंगे और तब आपको चेक कर सकते हैं कि ये कैसा है। मैंने कहा आप इसमें छोटे साइजेस भी निकालें,
ताकि लोग अगर कोई चेक करना चाहे तो वो 100, 200, 300 रुपए में उसको लेके चेक करे और फिर उससे सेटिस्फाई होकर फिर कहे कि नहीं अब 3 किलो नहीं, आप मुझे 10 किलो का भी दे दे तो मैं लूँ। तो ये एक प्लानिंग का फ्लॉ है। ये इस तरह के जब हम प्लान करते हैं जिसमें कोई कमी बेशी हो तो फिर उस हिसाब से हमें रिजल्ट भी वैसा मिलता है। आई होप कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। जी तो सर। जी बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त बताया आपने। जैसे मैं आपको पूछना चाहूंगा कि मार्केटिंग के कितने तरीके, कितने किस्म, कौन से तरीके से, जो मेरा क्वेश्चन है सर वो ये कि मार्केटिंग के कितने तरीके हैं और कौन कौन से किस्म होते हैं, किस तरीके से हम मार्केटिंग कर सकते हैं और आप किस तरीके से करते हैं? बहुत ये भी बहुत दिलचस्प सवाल है। आपने मुझे लगता है कि होमवर्क अच्छे से किया हुआ है। देखिए मार्केटिंग जो है वो बेसिकली मेन, यानी मार्केटिंग का अगर एक दरख्त हम लगाएं उसमें से दो शाखें निकलती हैं। एक को कहते हैं एटीएल और एक को कहते हैं बीटीएल। एटीएल का मतलब होता है अबव द लाइन। अबव द लाइन में आता है आपका टीवी, मीडिया, मैगजीन, होर्डिंग, ये एटीएल में आता है। बीटीएल में आता है डायरेक्ट कंज्यूमर कांटेक्ट, यानी कंज्यूमर, जैसे मिसाल के तौर पे हम एक बात करते हैं कि एक मार्जरीन है जो कि बच्चों के लिए है, तो उसके लिए स्कूल, उसके लिए अपार्टमेंट्स और उसके लिए मार्केट ऐसी जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं। रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई नई मार्जरीन लॉन्च करनी है और आप चाहते हैं कि आप अपने कंज्यूमर को बताएं, तो उसके लिए आप स्कूल में एक इवेंट रखेंगे, मुख्तलिफ स्कूलों में इवेंट रखेंगे, या अगर स्टेशनरी का, मैं एक बहुत बड़े स्टेशनरी के ब्रांड के लिए प्रोजेक्ट कर चुका हूँ जो कराची के कम से कम 100 स्कूलों में जो है वो मैंने इवेंट किया था। तो उसमें यानी सेल प्लस अवेयरनेस एक साथ थी। तो जब तक आप अपनी प्रोडक्ट की जो कंज्यूमर है उसकी साइकिल को समझेंगे नहीं, उस वक्त तक आप कोई अच्छा प्लान नहीं बना सकते। तो बेसिकली आप यानी दो जो शाखें हैं उसमें से आपने अपनी प्रोडक्ट के लिए ये चूज करना है प्रोडक्ट को डेवलप करने से पहले कि आप एटीएल पे जाएंगे या आप बीटीएल पे जाएंगे, और अगर आप किसी एक को लेना चाहते हैं तो आपका कितना बजट होना चाहिए, और अगर आप दोनों सेगमेंट में जाना चाहिए क्यों कि एक वक्त में जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके साथ चलते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। मैं एक ऑयल का नाम लेके बताना चाहूँगा। रिमेन के नाम से एक रेड कलर का ऑयल जो है वो पाकिस्तान में एक दफ़ा लॉन्च हुआ था। वो मेरा ख्याल है 100 ml की बॉटल थी, लेकिन उसका पैकेजिंग साइज बड़ा था, और उन्होंने सिर्फ एक दिन के अंदर उसको एक ब्रांड बना दिया था, एक रिकग्नाइज करवा दिया था उन्होंने पूरे मुल्क में। यानी बाकायदा करोड़ों रुपए लगा के बहुत बड़े छोटे होर्डिंग्स जो हैं वो लगाए थे, और उसकी पैकेजिंग ऐसी रखी थी कि इम्पोर्टेड लगता था वो, और तकरीबन हर जगह फैला दिया। अगर आप की नज़र से गुजरा होगा तो आपको यकीनन याद होगा। तो बात यह है कि हम हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझते हैं कि हम प्रोडक्ट बहुत अच्छी बना लेंगे ना तो लोगों को खुद ब खुद पता चल जाए। ऐसा कभी नहीं होता। जितना गोरह कहता है कि आपने अगर 1 करोड़ रुपया अपनी प्रोडक्ट के लिए रखा है तो आपको 1 करोड़ से ज़्यादा जो है वो उसकी मार्केटिंग और लोगों को बताने के लिए रखना पड़ेगा। तो बेसिकली जितना इसका इसका इसकी मिसाल ऐसे है कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना जो है वो मीठा होगा। जी ये तो है। जी जी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि सर जब आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट की, यानी सर जब आप फर्स्ट टाइम एक नया काम शुरू करते, एक नई काम शुरू करते, तो सर जाहिर है सर लोग भी अजीब समझते हैं, लोगों का रिस्पॉन्स भी उल्टा यानी नेगेटिव आता है। वो कहते हैं कि ये कौन सा काम शुरू किया। तो सर जब आपने फर्स्ट मार्केटिंग की तो सर या उस कस्टमर की या उस क्लाइंट का, या आपने कौन सा ऐसे मार्केटिंग स्टार्ट की थी, कहाँ से की थी, और उस वक्त उस बंदे का रिस्पॉन्स किस तरह आपके पास आया था?
So माइक मैंने कहा आवाज़ जी जी आवाज़ में आपकी थोड़ी सी बीच में से चीज़ें मिस हो गई। तो मुझे ये समझ में आया है कि जब मैंने पहली किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की थी तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या आया था, ये सवाल है? जी जी बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सर। मैं आपको बताता हूँ पहला प्रोजेक्ट जो था वो मेरा, अब पता नहीं ब्रांड नेम बताना मुनासिब होगा कि नहीं होगा, लेकिन बहरहाल मैं ब्रांड नेम बताए बगैर ही बताता हूँ। शैम्पू की प्रोडक्ट थी और उसका जो मार्केटिंग का प्लान था वो इतना शानदार था कि उसमें एक छोटा 14 इंच का टीवी और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हुआ करती थी, और 14 इंच के टीवी पे उस माइक्रोस्कोप के जरिए बालों को फोकस करके दिखाया जाता था। अच्छा, उसमें क्या होता था कि बाल जो एक नॉर्मल और हेल्दी बाल हैं वो उसमें 2 से 3 जड़ें एक साथ एक बाल में से निकल रही होती हैं। तो जब वो 200 टाइम उसको बड़ा करके दिखाया जाता था तो वो जो देखने वाला था उसको ये यकीन हो जाता था कि ये लोग जो हैं ये बालों को हमसे बेहतर समझते हैं। उसमें स्किन के ऊपर खुश्की होती थी, खुश्की नज़र आती थी, उस बालों की जड़ें नज़र आती थी, बाल हेल्दी मोटे होते थे तो नज़र आते थे, पतले और कमज़ोर और टूट रहे होते तो नज़र आते थे। तो जब इतना वाज़े कंज़्यूमर को दिखाते थे तो वो कहता था कि नहीं यार ये बिल्कुल सही समझते हैं और इन ये जो सॉल्यूशन देंगे तो वो जो शैम्पू था उसके 4 वेरिएंट थे। तो 4 में से कोई एक रेकमेंड किया जाता था उसकी बालों की कंडीशन के हिसाब से। तो वो इतनी सक्सेसफुल जो है वो मार्केटिंग का प्लान था कि वो कई साल जो है उस कंपनी ने उसको चलाया और उसका फ्रूट उन्होंने पाकिस्तान भर से मैनी फोल्ड, यानी अगर वो 100 बेचते थे तो वो 500 और 600 तक उनकी सेल वहां से चली गई थी। तो बात यह है कि कोई सा भी प्लान हो, चाहे आपने सस्ता प्लान रखा हो या आपने कोई महंगा प्रोजेक्ट रखा हो, अगर आप अपने कंज्यूमर की साइकी को आपने हिट किया तो फिर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, फिर नेगेटिव नहीं है। तो ये प्लान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जी बताइए। ओके सर। सर अगर मैं आपसे आपके हम बिजनेस के हवाले से पूछूं, सर जो कोविड में, जैसे आपको खुद भी पता होगा कि कोविड में सर बिजनेस को कितना नुकसान हुआ था, तो सर आप ये बताइए कि कोविड में आपको कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि कोविड ने जो डायरेक्ट कंज्यूमर कॉन्टैक्ट वाला मामला था उसको तो बिल्कुल कर दिया था ज़ीरो, ठीक है ना? तो उसके उस प्रोसेस में मैं बल्कि इत्तेफाक ऐसा है कहना चाहिए कि उस प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले, यानी जो पहला लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन से पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मैं थोड़ा-सा मूव हुआ था और मैंने शिफ्ट होने के बाद डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू की थी। इस वक़्त मैं अगर थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट दूँ लोगों को कि डिजिटल मार्केटिंग जो है उसका क्या फ़ायदा है? अभी आप देखें कि ऑनलाइन सेल जो है वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है कि जितनी तेज़ी से मार्केट्स ग्रो नहीं कर रही। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आज अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट लेनी होती है और आपको अगर मिसाल के तौर पे हम बात करें कि आपको जो मेन मार्केट है आपके शहर की वहाँ जाना पड़े, तो आप तसव्वुर ही करते हैं कि यार मैं जाऊँगा वहाँ पे इतना रश, इतनी ट्रैफ़िक, धूप, गर्मी और मौसम की शिद्दत, तो मैं यार अगर मुझे कोई और ऑप्शन मिले, तो आप मोबाइल खोलें अपना, ब्राउज़र खोलें, आप वहाँ पे सर्च करें, आपको आपकी मर्ज़ी की प्रोडक्ट आपकी जो एक स्क्रीन के ऊपर आपको 10 ऑप्शन मिल जाते हैं। हालाँकि जाने की सूरत में आपको पहले यहाँ से निकल के जाना, वहाँ पहुँचना, फिर एक दुकान से दूसरी से तीसरी, और वो इतना मुश्किल काम हो गया है कि लोग इस तरीके से उसकी तरफ डिजिटल की तरफ जो है ना वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये कोविड ने जहाँ बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुँचाया, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहाँ पे बहुत सारी नई जहतें भी जो हैं वो मार्केटिंग की और सेल्स की जो है ना खुली। तो उसमें एक सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन की तरफ जो है वो
आना शुरू हो गए हैं और ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है दुनिया भर में। जी तो सर। जी बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त आपने बताया। वो एक जबरदस्त जो हकीकत बात है वो आपने कही कि कोविड में लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए और आगे भी सर जो काम है सर वो डिजिटल होता जा रहा है। तो सर इसी के साथ मैं आपसे आखिर में गुजारिश करना चाहूंगा कि जो हमारे देखने वाले हैं, आप उनको अब एक अच्छा सा मैसेज दे दें ताकि हम भी उस मैसेज के बाद इस सेशन को एंड कर सकें। वैसे तो हमारी जो कौम है उसको तो हर वक्त सुबह दोपहर शाम जो है वो उसको मैसेजेस की ज़रूरत है। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप जो है वो जो एम, पहला तो सबसे पहले कि आप कोई एम ज़रूर बनाएं, अपने लाइफ का कोई गोल ज़रूर बनाएं और उसको आप प्रॉपर उसको लिखें और उसकी यानी ब्रेकअप करें। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि आप जो है वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो जिस क्लास में आप इस वक्त हैं, आप उस क्लास से लेके डॉक्टर बनने तक का जो टाइम पीरियड है उसको आप डिवाइड करना शुरू करें। आप ये बोलें कि मैं अगले 2 साल में मैं ये एजुकेशन कंप्लीट करूंगा, अगले 3 साल में ये करूंगा, 4 साल में ये करूंगा, और उसके बाद आपने ब्रेक डाउन करते करते आप 24 घंटे के एक 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 घंटा जो है उसके बारे में आपने प्लान किया हुआ हो कि आज ये दिन है, कल के दिन में 24 घंटों में से मैं 8 घंटे सोऊंगा, मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, उसमें से ये टाइम खाने का होगा, ये टाइम सोने का होगा। तो ये जो प्लान जितना अच्छा ये प्लान होगा उतना अच्छा और उतना शानदार जो है उसका रिजल्ट आएगा। तो ये प्लानिंग जो है वो हमारे माशरे में उसका बहुत भुगतान है। तो मैं मेरी ख्वाहिश है कि लोग प्लानिंग करना शुरू करें और उससे अपने लाइफ को जो है वो इम्प्रूव भी करें और अपने गोल भी अचीव करें। जी तो सर। जी सर, बहुत जबरदस्त सर। इसके साथ आखिर में एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस लाइव सेशन में सर हमसे इतना। थैंक यू सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म से मेरा इंटरव्यू किया। और मेरा उम्मीद मैं ये करता हूँ कि मेरे इस इंटरव्यू से अगर कोई एक ज़िंदगी भी चेंज होती है, कोई एक शख्स भी अगर उससे कोई फ़ायदा उठाता है, तो मैं समझूंगा कि ये मेरा इंटरव्यू बहुत कामयाब है। बिल्कुल सर, सर मकसद यही है। जी तो अपने नाज़रीन को बताओ कि इंशाल्लाह आपसे लाइव सेशन में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।